कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया का लेक्चर चल रहा था और इस मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में अब हम एक कठिन पड़ाव पर, और कठिन पड़ाव के साथ में कठिन पड़ाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें एक विचारधारा को पढ़ना है। गांधी जी अपने आप में एक विचारधारा है। गांधी जी अपने आप में एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा भाग था। तो हमें गांधी जी को पढ़ना है, जो गांधी जी 1915 में भारत आए और आने के बाद में लगातार अपनी कर्मठता के साथ में लगातार भारत को किस प्रकार से आजाद किया जाए, इस विचार में ही लगे रहे और इसके लिए उनके द्वारा कई सारे आंदोलन, कई सारे क्रियाकलाप किए गए। तो हमें उस गांधी जी को पढ़ना है। पर मैं आपको कठिन इसलिए बता रहा था क्योंकि हमें गांधी को पढ़ना है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, मुझे 3 लेक्चर लगे तो भी मैं 3 लेक्चर में बनाऊंगा। और गांधी की हर बातों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें गांधी पढ़ना है। तो गांधी में उनकी विचारधारा क्या थी, हमें इस बात को पढ़ना है। उस विचारधारा में कई सारे तत्व थे, तो विचारधारा हमें पढ़ना है। विचारधारा मतलब सोच, क्या सोच थी, वो सोच कैसे बनती है, वैल्यू से। तो हमें उनके वैल्यू, मूल्य हमें देखना है। मूल्य से विचारधारा बनती है और विचारधारा से किसी के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक चिंतन आता है और इसी को कहा जाता है एटीट्यूड। इसी को क्या कहा जाता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारे पेपर नंबर 4 में है, यूपीएससी के। अभिवृत्ति, एटीट्यूड। हमें एटीट्यूड पेपर नंबर 4 में पढ़ना है, मूल्य भी पेपर नंबर 4 में पढ़ना है, परंतु उसकी थोड़ी सी झलक हमें गांधी के साथ ही समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी झलक पेपर नंबर 4 एथिक्स, हमें उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो विचारधारा, उस विचारधारा में कौन कौन से तत्व शामिल थे गांधी जी के, हमें उसमें देखना है। जैसे उनके सत्याग्रह, अहिंसा, वर्ग समन्वय, उनकी कुछ बातें थी। जैसे कि आप उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखोगे, प्रकृति के प्रति उनकी क्या सोच थी, हम उन सब में गांधी जी की विचारधारा में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। गांधी जी की विचारधारा के साथ में इनके द्वारा आंदोलन किए गए और इस आंदोलन में उनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए। मतलब कार्य की पद्धति हम देखेंगे। इनके कार्य करने की पद्धति बड़ी अनूठी थी और यही कारण है कि आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उनके भाषणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा ओजस्वी वक्ता थे जिसके पीछे पूरा भारत लगातार चलते रहा। ऐसी क्या बातें थी उनकी भाषणों में, क्या बातें थी, आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसके बारे में अध्ययन कर रहा है। तो हम भाषण के बारे में देखेंगे। वैसे गांधी जी के बारे में हम बता दें, वो अंतर्मुखी ज्यादा थे, बहिर्मुखी कम थे। मतलब बाहर बहुत ज्यादा नहीं बताते थे, अच्छे वक्ता नहीं थे, उसके बावजूद भी इनमें कुछ बात थी, कथनी और करनी में अंतर नहीं था। जो बोलते थे वही वो करके दिखाते थे। एटीट्यूड, एटीट्यूड उनका बहुत बढ़िया था। मूल्य, वैल्यूज उनकी बहुत अच्छी थी। इसके कारण गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता बन पाए। हम उन सब बारे में पढ़ेंगे। आंदोलन के समय में क्या क्या कार्य पद्धति को अपनाया और कौन कौन से आंदोलन उन्होंने किए, हम इसे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, जो भी होगा हम उसके बारे में देखेंगे और धीरे धीरे बातें करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है, कोई दिनांक लिखने वाला टॉपिक नहीं कि ये दिनांक को ये हुआ, ये दिनांक को ये हुआ। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि दिनांक पर अगर इतिहास को याद करने की कोशिश करोगे तो इतिहास आपसे दूर भागेगा। आप अगर कंसेप्ट बिल्डअप करोगे तो दिनांक अपने आप धीरे धीरे चिंतन में आने लगेंगी। तो हम शुरू करते हैं गांधी। और गांधी को जब शुरू कर रहे हैं तो हमें गांधी की अगर पृष्ठभूमि देख ले तो 1869 में
2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ पोरबंदर में। और पिताजी दीवान थे, अच्छे घराने के थे, और यही कारण था कि प्रारंभ से ही शिक्षा अच्छी मिली। जब शिक्षा अच्छी मिली तो यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो फिर हमें लॉयर बनना था, तो वो लंदन चले गए और वहां से वकालत जब सीख कर आए तो फिर बाद में भारत में अपने पिताजी के पास ही वकालत का कार्य करना शुरू किया, क्योंकि पिताजी दीवान थे ही। और जब पिताजी दीवान थे तो स्वाभाविक रूप से पिताजी की गुड फेथ बहुत अधिक ज्यादा थी। परंतु मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ कि वो अच्छे वक्ता नहीं थे, अच्छे बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। बोलने वाले का मतलब नहीं कि मुंह से गलत ही बोलते थे, नहीं, मतलब लगातार तारतम्यता के साथ में लगातार एक दूसरे की बातों को काटते हुए बोलने की उनकी आदत नहीं थी। और यही कारण था कि वो वकालत में फेल हुआ। एक फेल हुआ व्यक्ति आगे किस प्रकार से एक सफल नेतृत्वकर्ता बना, ये भी कभी कभार ऐसे में पूछा जाता है। तो गांधी जी अपने पिताजी के पास रहकर वकालत को ठीक से चला नहीं पा रहे थे, इसलिए पिताजी ने उन्हें बंबई भेजा कि जाओ, हमारे मित्र है और वहां से आप वकालत का थोड़ा सा सीखिए कि किस प्रकार से वकालत में, इस वकालती पेशा में कार्य किया जाता है। और इसी दौरान उनको अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है, वहां पर से केस लड़ने का उनको आवेदन आया, निवेदन आया। और निवेदन जब आया तो वो गए। वहां पर जाने के दौरान ही उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जो व्यक्ति उस समय में वकालत की शुरुआत और वकालत को चरम सीमा पर ले जाना चाहता था, अपनी वकालती पेशा को अपने जीवन का प्रमुख आधार बनाना चाहता था, घटना ने उनके इस विचार को ही बदल दिया और आगे चलकर वो अफ्रीका में ही 1893 से लेकर 1915 तक के लगातार रहे। और लगातार जब रहे तो उन्होंने अफ्रीका में जितने भी भेदभाव पूर्वक कानून थे जो गोरे लोगों के द्वारा वहां बनाए गए थे, उनके खिलाफ लगातार उनके द्वारा आंदोलन किया और ख्याति अर्जित की उन्होंने। जनता का सैलाब लगातार उनके पीछे रहता था। और यही कारण था कि जब एक व्यक्ति जो भारतीय है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में भारतीयों के लिए काम कर सकता है, तो गांधी के आने से पूर्व ही गांधी की ख्याति भारत में आ गई। और गांधी की ख्याति जब भारत में आ गई तो लोग हमेशा गांधी को चमत्कारिक पुरुष के रूप में देखने लगे। एक ये भी कारण था कि गांधी के पीछे बहुत सारे लोग रहे, क्योंकि भैया ख्याति पहले आ चुकी थी। कुछ कार्य करने से पहले ही भारत में उनकी ख्याति, जो अफ्रीका में कार्य किए थे, उसके बारे में पहले से ही जानकारी यहाँ के लोगों को पता चली है। तो बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए ही लगातार चलते। जब वो भारत आए तो 1915 में जब आए तो उस समय में कांग्रेस के प्रमुख नेता जो एमजी रानाडे के शिष्य थे, जिनका कहीं ना कहीं द्वंद्व बनता था तिलक साहब के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनसे कहा कि साहब, हमें भारत में आंदोलन करना है और इस ब्रिटिश सत्ता के शासन को कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। तो उनके द्वारा उसको बाहर निकालने के लिए कहा कि हमें एक बड़ा आंदोलन चलाना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप नए आए हो, जिस प्रकार की कंडीशन आपने अफ्रीका में फेस की है, उस प्रकार की कंडीशंस भारत में नहीं है। आप भारत की कंडीशंस को जानो, भारत की संस्कृति को जानो, भारत की विविधता को जानो, जो हर 2 कोस में भाषा बदलती उसको जानो, और लोगों की सोच को जानो कि लोग क्या सोचते हैं भारत की आज़ादी के विषय में। और ये जब उन्हें कहा गया तो उसी के बाद में गांधी जी 1915 में आने के बाद सीधे से आंदोलन के कार्य में नहीं लगे, बल्कि उन्होंने भारत दर्शन किया, बहुत बड़ी यात्रा की, लगातार जनता से संवाद करते रहे और वैचारिकता को धीरे धीरे वो प्राप्त करते, लोगों की क्या मूल्य है, क्या वैल्यूज है, वो लगातार प्राप्त करते चले। और प्राप्त करने के बाद में पहला अपना शक्ति प्रदर्शन का मौका उनको 1916 के लखनऊ समझौते के बाद जो राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने आए, उस राजकुमार शुक्ल के मिलने के बाद में उनके द्वारा 1917 में चंपारण में अपना पहला शक्ति प्रदर्शन किया भारत में।
और जब भारत में पहला शक्ति प्रदर्शन किया और उस शक्ति प्रदर्शन के कारण जब पहली बार अंग्रेज घुटनों पर आए, टिके घुटनों पर, बातें मानने के लिए राजी हो गए, गांधी की ख्याति और ज्यादा तेजी से फैलने लगी। अब गांधी प्रथम पंक्ति के नेता के रूप में भारत में आ चुके थे, कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और लगातार इसके बाद उनके द्वारा 1918 का खेड़ा, और यहीं पर आपको अहमदाबाद मिल जो श्रमिक थे उनका जो प्लेग का जो बोनस था वो रोक कर रखे थे मिल मालिकों ने, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। उसके लिए तो उन्होंने क्या कर दिया, आमरण अनशन की घोषणा कर दी। भारत में किया गया उनका पहला आमरण अनशन। पर गांधी जी की, मैं अभी विचारधारा पर नहीं आ रहा, पहले एक तरफ से बता दूं आप लोग, मेरे साथ कनेक्ट तो कर पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब 1918 में खेड़ा किया, खेड़ा के बाद में अहमदनगर मिल मालिकों का, अहमदाबाद मिल मालिकों का केस उन्होंने आंदोलन जो था उसको मिल श्रमिकों के पक्ष में सॉल्व किया। पर गांधी जी की विचारधारा हमेशा कुछ पहले के मूल्यों पर आधारित थी और गीता का उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहा। साथ में कई सारे विदेशी विचारकों का भी उनके ऊपर प्रभाव रहा और इस प्रभाव को उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में बहुत अच्छे से लिखा भी है कि मेरी क्या सोच है भारत की आज़ादी के विषय में, मेरी क्या सोच है भारत की जनता के विषय में, मेरी क्या सोच है कांग्रेस के विषय में। ये सब को उन्होंने बताने की कोशिश की उस पतली सी किताब को जो उन्होंने एक यात्रा के दौरान लिखी। और वही सोच 1914 से चलने वाले 1918 तक के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस सोच का ही प्रभाव था कि वो हमेशा कहे कि भैया निशस्त्र और निहत्थे व्यक्ति पर कभी भी वार मत करो, ये गीता कहता है। क्योंकि युद्ध हुआ था जब महाभारत का, उसमें ये जरूर नियम बनाए गए थे कि निशस्त्र व्यक्ति पर कभी भी वार नहीं किया जाएगा। तो मतलब 1914 से लेकर 1918 तक के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, उस वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं असहाय होकर बैठे हुए थे ब्रिटिश, और इस समय में अगर भारत में आंदोलन चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होगी। पर गांधी की सोच ये भी थी कि भैया ब्रिटिश सरकार की अगर हम इस कंडीशन में, इस बुरी से बुरी कंडीशन में अगर मदद कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से खुश होंगे, और खुश हो जाने के बाद में भारत को आजादी तो नहीं, कम से कम स्वराज तो देंगे, स्वशासन तो देंगे, स्वशासन की अनुमति तो देंगे। पर जब भारत को 1919 का रॉलेट एक्ट मिला और उस रॉलेट एक्ट के तहत विरोध करने के चक्कर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 12 अप्रैल 1919 को, गांधी जी की विचारधारा कांग्रेस में रहते रहते बदल गई अंग्रेजों के प्रति, और उसके बाद में उनके द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद में उनके द्वारा सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह करना और अहिंसात्मक रूप से इसको प्राप्त करना, यह उनकी विचारधारा का प्रमुख बिंदु था। चोरा चोरी की घटना होती है, एक हिंसक घटना होती है 1922 में, 4 फरवरी 1922 में, और जैसे ये हिंसक घटना होती, गांधी जी अपनी विचारधारा पर अडिग होते हैं। और अडिग हो जाने के बाद में, अभी विचारधारा बताना है पर मैं उसके पहले गांधी का थोड़ा जीवन चरित्र आपको बता दूं तो विचारधारा आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जैसे ही 1922 में चोरा चोरी की घटना होती, गांधी जी बिना वक्त गवाए 11 फरवरी 1922 को वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। और गिरफ्तारी देने के बाद में 6 साल की उनको जेल हो जाती है, 6 साल की जेल, और जेल में वो रहते हैं। पर कुछ स्वास्थ्य कारणों से 1924 में उनको रिहा भी कर दिया। और रिहा करने के बाद में गांधी जी का एक बहुत अच्छा काम रहता है कि वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। जो करना है सो करना है, वो करते रहेंगे।
और यही कारण है कि आंदोलन एक सक्रिय काल रहता था, और आंदोलन के बाद जब आंदोलन कुछ समय के लिए समाप्त होता है तो उसे कहा था निष्क्रिय काल। वो निष्क्रिय काल में भी कभी भी रुकते नहीं थे, ये उनकी बहुत खास बात थी, रचनात्मक कार्यों में जुड़े रहना। और यही कारण रहा कि जो पार्टिसिपेशन असहयोग आंदोलन में जनता का मिला गांधी को, वही आंदोलन जब वो आगे सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू करते, वो पार्टिसिपेशन और दुगना हो जाता। महिला किसानों की भूमिका बहुत ज्यादा मात्रा में। ये क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन तो सफल माना नहीं जाता है बहुत सारे इतिहासकारों की नजरों में, उसके बावजूद भी क्यों रहा? उनके द्वारा निष्क्रिय काल में जो 1922 से लेकर 1929 तक के था, उस कार्य में रचनात्मक कार्य से लोगों को स्वावलंबी बनाया, चरखा बनाना सिखाया, और उसके माध्यम से सूत काटना सिखाया। लोग स्वावलंबी हुए, मतलब ये व्यक्ति जो है भैया, इसने हमें रोजगार दिया, मतलब इस व्यक्ति की बातों में जान है, मतलब इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। मतलब व्यक्ति में जब आत्मबल आता है किसी व्यक्ति के कारण, तो व्यक्ति उस आत्मबल देने वाले व्यक्ति के पीछे भागने और चलने लगता है। और यही कारण रहा कि सविनय असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा सफल माना। लोगों की ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको मिला है। परंतु जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरू करते हैं, कुछ घटनाएं घटती है, उसके बाद में उनकी विचारधारा में कई सारे अन्य तत्व भी आते हैं जो पहले से वो मानते थे। वर्ग समन्वय, उनकी विचारधारा में एक और था वर्ग समन्वय। और वो वर्ग समन्वय का मतलब ये था कि कोई भी वर्ग ऊंचा नहीं, कोई भी वर्ग नीचा नहीं, बल्कि सब वर्ग मिलकर समाज को चलाते हैं, ये उनकी बात थी। पर भारत में जब अंबेडकर के साथ विवाद हुए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, तो उसके बाद में गांधी ने भारत में आकर हरिजन सेवा सभा की स्थापना ही कर दी, और उन्होंने अब सीधे जनता को और खासकर अनुसूचित जनजाति और जाति को एक करने के लिए काम करना शुरू किया। तो विचारधारा हमें पता चलती है गांधी की कि सत्य और अहिंसा पर बात करते थे, सत्याग्रह पर बात करते थे, और वर्ग समन्वय पर भी बात करते थे। और वर्ग समन्वय पर बात करने के साथ में जब वो लगातार हरिजनों की सेवा में लगे हुए थे, तो हरिजनों की सेवा में लगने के दौरान दो प्रमुख व्यक्ति कांग्रेस में आते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। दोनों ही समाजवाद के कहीं ना कहीं हितैषी, समाजवाद लाना चाहिए, समाजवाद लाना चाहिए। और वो समाजवाद किस प्रकार से लाना चाहिए, और भारत की आजादी के बाद में भारत का मॉडल कैसा रखेंगे, इसके ऊपर वो चर्चा करते थे। नवीन जोशीले बंदे थे, और यही कारण रहा कि गांधी जी के विचार उन जोशीले बंदों से अलग होते चले। गांधी जी एक शब्द कहते थे कि प्रकृति आपकी आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकता है, परंतु आपके लालच की पूर्ति नहीं। और यही गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, यही गांधी का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण तब सामने आया जब 1938 के और 1939 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और उनके द्वारा भारत की आजादी के बाद में भारत का विकास मॉडल, अर्थव्यवस्था कैसे चलाना है, उसके बारे में उन्होंने कहा। गांधी जी नाखुश हुए, क्योंकि वो कुटीर उद्योग और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर बात करते थे। और जब ये बात वो करते थे, तो उसके बाद में मतभेद आए। पर हमें गांधी की विचारधारा पता चली कि भैया वो वर्ग समन्वय के साथ में वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग पर बल देते थे। क्यों देते थे, हम विचारधारा में पढ़ेंगे। इसी के बाद जब जिन्ना के द्वारा लगातार दो राष्ट्र की मांग की जाने लगी, 1937 में आपको चुनाव दिखेंगे बेटा, और जब दो राष्ट्र की बात दिखाई दी, तो गांधी ने उस समय में धर्म पर बल दिया ही दिया। क्योंकि गांधी कहते थे कि धर्म विहीन राजनीति मृत शरीर के समान है, और धर्म को वो नैतिकता से जोड़ते थे। और कोई भी नैतिक प्राणी कितना भी कुछ हो सके अनैतिक करने से बचेगा, और अनैतिक करने से बचाता है धर्म। क्योंकि धर्म का जब डर रहता है तो कोई भी कार्य व्यक्ति हमेशा गलत करने से बचता है। तो हमेशा गांधी का कहना था कि धर्म के बिना
राजनीति मृत शरीर के समान है। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी व्यक्ति थे और समाज में धर्म को अफीम की तरह माना गया। कार्ल मार्क्स सीधे कहता था कि कुछ बड़े लोगों के द्वारा अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए विचारधारा और धर्मों को लेकर आ जाता है, और ये जो धर्म है ये अफीम की तरह है जो समाज के दबे कुचले लोगों को और अधिक शोषित करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जब समाजवादी थे तो उनका विचार हमेशा धर्म से अलग हटके राजनीति करना, पर गांधी जी सर्वधर्म समभाव पर ध्यान रखते। तो गांधी जी की एक विचारधारा भी थी सर्वधर्म समभाव। ये हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, पर वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यूरोप की पद्धति से नहीं है, भारतीय पद्धति से। भारतीय पद्धति में किसने? गांधी जी की जो विचारधारा थी सर्वधर्म समभाव की पद्धति क्या थी, हम उसको पढ़े। ये गांधी जी के कुछ विचारधारा के बनने के समय में हमने कुछ कालखंडों को देखा, और इस कालखंडों को देखने के बाद में हमें मोटा मोटा पता चल गया कि भैया गांधी जी जो जन्मे तो 1948 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई। इस दौरान उनके मन में लगातार नए नए द्वंद्व पैदा होते रहे, और उन द्वंद्व के माध्यम से लगातार विचारधारा बनती रही। वो विचारधारा में हम सबसे पहले देखेंगे उनकी विचारधारा में क्या क्या शामिल था। वो सत्याग्रह पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? सत्याग्रह। पढ़ेंगे। सत्याग्रह के साथ में वह साध्य के साथ साधन की पवित्रता पर बल देते थे। मतलब क्या बात है, थोड़ा सा एग्जांपल में समझिए। मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मतलब एक अच्छा बात है, वो हो गया साध्य। वो क्या हो गया? साध्य। पर मैंने यूपीएससी क्रैक करी नक्कल मार के, साधन क्या रहा? नक्कल मारना। तो गांधी कहता था कि भैया साध्य तो पवित्र है, परंतु उस तक के पहुंचने वाला मार्ग भी पवित्र होना चाहिए, तब साध्य की पवित्रता और अच्छे से दिखाई देती है, और वो पवित्रता लंबे समय तक की टिकी रहती है, और वो चीज जो प्राप्त करते हैं उसकी वैल्यू भी लोगों के मन में रहती है। ये विचारधारा मैकियावेली जो प्रमुख दार्शनिक रहे यूरोप के, उस व्यक्ति की विचारधारा से अलग दिखाई देता है, क्योंकि मैकियावेली कहता था कि भैया साध्य ही पवित्र है और साध्य ही अंतिम है, भले ही उसको प्राप्त करने में कोई भी मार्ग अपनाया गया। गांधी यहां पर अलग दिखाई दे। मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। इसी के बाद उनकी एक और विचारधारा थी सर्वोदय की। सभी का उदय। सभी का उदय मतलब सभी का उदय, चाहे ऊंचे हो, चाहे नीचे हो, चाहे मध्य हो, कोई भी मत छोड़ो। किसी के बिहाफ में किसी का शोषण वो मना करते थे। सबसे ज्यादा लोगों के लाभ को ध्यान में रखकर योजना बनाओ, मतलब कुछ को छोड़ा, ये भी उनको पसंद नहीं था। उनका मतलब था कि सभी का क्या होना चाहिए? उद्धार होना चाहिए। सभी को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए, सबको महत्व देना चाहिए। ये उनके सर्वोदय में शामिल था। इसी के बाद में आपको उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिखाई देगा। कौन सा सिद्धांत दिखाई देगा? ट्रस्टीशिप। सिद्धांत अच्छा सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? कि गांधी जी लगातार ये बात को कहते थे कि जो भी व्यक्ति निजी है, जिसके पास संपत्ति है, वो संपत्ति उसके पास है, परंतु वो संपत्ति हमेशा उसके पास नहीं, बल्कि वो उस संपत्ति का रखवाला है, और एक समय तक के उसके पास वो संपत्ति रहेगी और बाद में संपत्ति चले जाएंगी। तो मतलब जब तक के है तब तक के उस संपत्ति का सदुपयोग करो, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करो, उस देखभाल के माध्यम से उसके ऊपर आश्रित कई सारे लोगों की देखभाल करो। और यही था उसका उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो हमने देखा विचारधारा में सत्याग्रह को पढ़े, साधन और साध्य, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप। लास्ट में एक और लिखिए, अहिंसा।
एक और विचार, अहिंसा पर उनका ज्यादा बल था। अहिंसा पर बल क्यों था, मैं इसलिए बताना चाहूँ क्योंकि उन्होंने कहा, कुछ शब्द उन्होंने कहे थे कि कितना भी बड़ा राज्य हो, अगर उस राज्य की नीतियों का विरोध कोई व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से करेगा तो राज्य को उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। मैं इसको कल विचारधारा के रूप में आपको बताऊंगा। इसी के बाद में एक और शब्द लिखे उनके द्वारा बल दिया गया, उसका नाम था सामाजिक सिद्धांत। ये सामाजिक सिद्धांत उनका बड़ा महत्वपूर्ण था। हम इसे कल के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पूरे विचारधारा तो याद रखिए, विचारधारा याद रखेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।